Good evening. Let us discuss about types of DC motor. DC मोटर के प्रकार, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जितने प्रकार के DC मोटर होते हैं उतने ही प्रकार के DC जनरेटर भी होते हैं। इसलिए जो भी हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं या जो भी टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, इतने ही टाइप के DC जनरेटर भी होते हैं। ये मान लीजिए कि कोई DC मोटर है, कितने प्रकार की ये होती हैं इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डीसी मोटर में मुख्यतः दो भाग होता है, एक होता है रोटर, दूसरा होता है स्टेटर। स्टेटर भाग जो होता है ये रोटेट नहीं करता है, स्थिर होता है। रोटर भाग रोटेट करता है। तो ये रोटेट करता है तो आसानी से रोटेट कर सके, इसीलिए यहाँ बियरिंग लगाई जाती है। शाफ्ट होता है अधूरा, इसके अंदर जाता है, इस पर आर्मेचर होता है, इसमें वाइंडिंग होती है। ये सब हम कंस्ट्रक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। और ये सभी प्रकार के जनरेटर जो होते हैं, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, उनमें ये भाग सिमिलर होता है। मोटर किसी भी प्रकार का होगा, इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी में ऐसा ही रहता है, सिमिलर। देयर इज नो डिफरेंस इन दिस पार्ट। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है यहाँ से, फील्ड से। डीसी मोटर या डीसी जनरेटर का जो भी नामकरण किया जाता है वो फील्ड के आधार पे ही किया जाता है। अगर फील्ड परमानेंट मैग्नेट है तो उसको कहेंगे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। फील्ड में अगर वाइंडिंग है और उसको सेपरेट सप्लाई दी जा रही है तो उसको कहेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। फील्ड में अगर वाइंडिंग है और वही सप्लाई दी जा रही है जो आर्मेचर को, तो उसको कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। फील्ड वाइंडिंग को अगर आर्मेचर के साथ इस तरह से जोड़ें कि सेम करंट जाए दोनों में, तो उसको कहते हैं डीसी सीरीज मोटर। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को ऐसा जोड़ें कि वो दोनों एक ही वोल्टेज पाएं, शंट में जुड़ें, तो उसको कहते हैं शंट मोटर। अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इस प्रकार से जोड़ें कि फील्ड वाइंडिंग दो फील्ड वाइंडिंग हो, एक को सीरीज में जोड़ें और एक को शंट में जोड़ें, तो उसको कहते हैं कंपाउंड मोटर। ये सब बातें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये देखिए डीसी मोटर है। इसके ब्रॉडली तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, इसमें फील्ड परमानेंट मैग्नेट होता है। दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, इसमें वाइंडिंग होती है फील्ड में, लेकिन उसकी सप्लाई सेपरेट होती है, आर्मेचर की सप्लाई सेपरेट होती है। तीसरा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, इसमें वही सप्लाई आर्मेचर को, वही सप्लाई फील्ड को, दोनों को वही सप्लाई दी जाती है, सेम सप्लाई। इसको सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर कहते हैं। हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि जो भी क्लासिफिकेशन डीसी मोटर का कर रहे हैं, इतने ही प्रकार के डीसी जनरेटर भी होते हैं, इसलिए यही क्लासिफिकेशन डीसी जनरेटर का भी होता है और इतने ही प्रकार के डीसी जनरेटर भी होते हैं। अब ये जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होता है, जिसमें कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को एक ही सप्लाई दी जाती है, सप्लाई देने के आधार पे ये तीन प्रकार के पुनः होते हैं। एक होता है शंट एक्साइटेड को कहते हैं शंट मोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा होता है, यानी सेम वोल्टेज मिलता है आर्मेचर को और सेम वोल्टेज मिलता है फील्ड को। दूसरा होता है सीरीज एक्साइटेड, इसमें सीरीज वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, वही करंट जाती है आर्मेचर में, वही करंट जाती है फील्ड में। इसको बोलते हैं सीरीज एक्साइटेड और इस मोटर को कहते हैं डीसी सीरीज मोटर। तीसरा होता है दो फील्ड होते हैं इसमें, एक फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जोड़ी जाती है आर्मेचर के, दूसरी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के शंट में या पैरेलल में जोड़ी जाती है, इसको बोलते हैं कंपाउंड एक्साइटेड और इस मोटर को कहते हैं कंपाउंड मोटर। ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड, दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है, मैंने अभी बताया कि कंपाउंड मोटर में दो फील्ड होते हैं, दो फील्ड वाइंडिंग होती हैं, एक वाइंडिंग सीरीज में जुड़ती है, एक वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में या शंट में। तो फील्ड वाइंडिंग जो दो हैं, इनके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड में दोनों जुड़ जाता है। The magnetic field produced by shunt winding and the magnetic field produced by series winding, they are additive. Their direction is same, so resultant flux is more. जुड़ जाता है दोनों का फील्ड। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है, the magnetic field produced by series and the magnetic field produced by shunt, they are not in the same direction. तो क्या होता है, दोनों का अंतर हो जाता है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वो दोनों के डिफरेंस से पैदा होता है, तो कम हो जाता है, उसको डिफरेंशियल कंपाउंड बोलते हैं।
अब क्यूमुलेटिव कंपाउंड हो या डिफरेंशियल कंपाउंड हो, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग शंट, दूसरा होता है शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के बीच में होती है, तो ये लॉन्ग शंट कहलाता है। शॉर्ट शंट में क्या होता है कि शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के बीच में सीरीज फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को पहले ही सीरीज में जोड़ दिया जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ये देखिए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है सिंपलेस्ट डीसी मोटरों में से सभी में सबसे सिंपल यही होता है। यहाँ देखिए स्टेटर पे पोल परमानेंट होते हैं, स्थाई। तो यहाँ पे क्या होता है, पोल परमानेंट होते हैं तो पोल पे फील्ड वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कॉस्ट बच जाता है, एरिया रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, फील्ड को सप्लाई देने के लिए जो व्यवस्था है वो नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए ये जो है सबसे सिंपल मोटर होती है सभी डीसी मोटर्स में। यहाँ देखिए एक ऐसे परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ये है स्टेटर का योक भाग, इसके इनर पेरीफेरी में देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट जो है फिक्स कर दिया गया है, ये चुंबक है, ये परमानेंट मैग्नेट है। दिस इज परमानेंट मैग्नेट यहाँ लगा दिया जाता है। 2 पोल का ये मोटर है। ये देखिए परमानेंट मैग्नेट को क्या किया गया है, स्टेटर के इनर पेरीफेरी में अंदरूनी भाग में यहाँ फिक्स कर दिया गया है। अब ये पोल क्रिएट करेगा। यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है एक सिरे पे और दूसरे सिरे पे साउथ पोल है तो क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो फील्ड ऐसा होगा, नॉर्थ टू साउथ ऐसे। यहाँ नॉर्थ है सपोज, यहाँ साउथ है। इसी के अंदर ये आर्मेचर जो है रोटेट करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग इसी में रखी जाएगी, आर्मेचर को यहीं रखा जाएगा। जैसे ही यहाँ सप्लाई देंगे आर्मेचर में करंट फ्लो करेगी और उसमें क्या क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा, फिर टार्क डेवलप होगा, इधर नीचे इधर ऊपर। तो ये रोटेट करेगा। तो यहाँ फील्ड के लिए कोई वाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, नो वाइंडिंग, स्पेस रिक्वायरमेंट इज लेस, नो सप्लाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मोटर, सभी मोटर्स में ही सबसे सिंपल होती है। इसको बनाना बेहद आसान होता है, कम स्पेस लगता है। तो जनरली इस तरह की मोटरें छोटे साइज में बनाई जाती हैं, स्मॉल पावर रेटिंग्स में, स्मॉल साइज में। तो ये यूज़ होते हैं टॉयज में, खिलौनों में, या वाइपर्स वगैरह में, या व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। तो ये आसानी से बन जाती हैं, कम एरिया लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है, बहुत ज़्यादा इनको वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के लिए व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती है। देखिए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का सिंबल, ये हम पिछले ही वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। डीसी मोटर को इस तरह के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये अप्लाइड वोल्टेज है, उसका प्लस सिरा, उसका माइनस सिरा। ये लोड है, डीसी मोटर जो है इस सोर्स के ऊपर एक लोड बनती है, इट बिकम्स अ लोड। ये लोड है, डीसी मोटर क्या है, लोड है इसके ऊपर। ये डीसी सोर्स है, ये डीसी जनरेटर हो सकता है, या ये डीसी बैटरी हो सकती है, या ये कोई एसी सोर्स होगा लेकिन रेक्टिफाइड आउटपुट होगा। तो ये आर ए क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में होता है, दिखाया जाता है आर्मेचर के। यहाँ पे ईबी है, बैक ईएमएफ है, इसका जो है ऊपर सिरा प्लस और निचला सिरा माइनस है। इसमें आईए करंट जा रही है। यहाँ जनरली फील्ड को दिखाते नहीं हैं क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के कारण है। ये देखिए परमानेंट मैग्नेट है, दिस इज परमानेंट मैग्नेट है, इसको जनरली हम दिखाते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा बना भी सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कभी कभी हम लोग ड्रा कर सकते हैं, फील्ड को भी दिखा सकते हैं यहाँ पे ऐसा समटाइम्स, बट वाइंडिंग नहीं बनाते हैं फील्ड में। तो ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का सिंबल है। तो इस तरह का भी बना सकते हैं, या चाहे तो ऐसा ना भी बनाएं, फील्ड को भी जनरली कभी कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बैक ईएमएफ है। यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, साइज इज वेरी स्मॉल, नो फील्ड वाइंडिंग रिक्वायर्ड, नो फील्ड सप्लाई इज रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायरमेंट इज लेस,
कम जगह घेरेगा क्योंकि फील्ड को कुछ करना नहीं है, वहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट अंदर लगा देना है। ये सब फायदे हैं बहुत से। डिसएडवांटेज भी है इसका। डिसएडवांटेज ये है मेन कि समय के साथ साथ इसमें फील्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। वीक समय के साथ साथ फील्ड अपना चुंबकत्व खोएगा, परमानेंट मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म खोएगा, तो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो प्रभावित होगा। टार्क जो है वो डिपेंड करता है फ्लक्स पे, इसलिए बाद में टार्क जो है वो अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। दूसरा, इसमें आर्मेचर रिएक्शन भी बाद में अपना प्रभाव ज़्यादा डालता है, क्योंकि फील्ड जो होगा वीक होगा, तो आर्मेचर के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका इफेक्ट मेन फील्ड पे ज़्यादा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा। सो आर्मेचर रिएक्शन बिकम्स वेरी डोमिनेंट इन लेटर स्टेज। तो बाद में ये दिक्कत आ सकती है इस मोटर में। तो यहाँ पे इस मोटर में अगर हम लगाएंगे इस लूप में केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इसमें क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा समीकरण V इक्वल टू ई बी बैक ईएमएफ प्लस आई ए आर ए। ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसमें रेजिस्टेंस में, और ये बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ। तो यहाँ पे जो करंट होगी आर्मेचर में आई ए, वो होगी V माइनस ई बी अपान आर ए। ये आर्मेचर करंट है। यहाँ पे जो टार्क होगा, टार्क का फार्मूला हम निकालेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो होता है के फाई इंटू आई ए। के एक नियतांक होता है, के इज ए कॉन्स्टेंट। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में जो फाई होता है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के कारण है। तो ये के तो कांस्टेंट है ही है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो टार्क होता है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में, ये टार्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आई ए के। इफ आर्मेचर करंट इज मोर द टार्क प्रोड्यूस्ड इज मोर, इफ आर्मेचर करंट इज लेस द टार्क प्रोड्यूस्ड इज लेस। तो इस मोटर में टार्क को चेंज करने का केवल और केवल एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट बढ़ा करके ही हम यहाँ पे टार्क को बढ़ा सकते हैं, या आर्मेचर करंट को घटा के ही यहाँ पे हम टार्क को घटा सकते हैं, क्योंकि फाई कांस्टेंट है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे समय बाद फाई जो है अपना मान खोएगा धीरे धीरे, तो टार्क का मैग्नीट्यूड भी कम होगा बाद में, बहुत काफी समय बाद। दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर भी हो सकते हैं। तो अभी मोटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इतने ही प्रकार के जनरेटर भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है डिफरेंस, हमने बताया रोटर सेम होता है सभी मोटर्स में, इसमें कोई अंतर नहीं होता। अंतर यहाँ होता है, यहाँ एक फील्ड होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे फील्ड नहीं होती, फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करता है फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, नो परमानेंट मैग्नेट, बिकॉज वी डोंट लाइक फाई टू बी कांस्टेंट। हम फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट जनरली नहीं यूज करते हैं, तो फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं यहाँ पे। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में क्या होता है कि स्टेटर पे या फील्ड पे यहाँ वाइंडिंग होती है। ये कॉपर की पतले पतले तार की वाइंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है ये थिन होता है, थिन पतला। थिन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जाती है आई, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेस करंट क्यों जाती है, यहाँ पे जो करंट जाती है आर्मेचर में, इट इज़ मोर करंट। आर्मेचर में ज़्यादा करंट जाती है, फील्ड में कम करंट क्यों जाती है। आर्मेचर में ज़्यादा करंट इसलिए जाती है क्योंकि इसको टार्क प्रोड्यूस करना है, इसको पावर प्रोड्यूस करना है। जितना हमको लोड को ड्राइव करने के लिए पावर चाहिए, वो सब यहीं पैदा होना है। तो ये पावर यहाँ पैदा होता है। पावर कितना पावर यहाँ पैदा होता है, ई बी इंटू आई ए। ये तो आई ए जो है इसका मान काफ़ी यहाँ अधिक होता है, इसलिए मोटे तार की भी बनती है और ये ज़्यादा करंट को हैंडल करती है। तो आर्मेचर करंट इज मोर, बट फील्ड करंट जो होती है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है केवल फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करना, और इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से हमने क्या किया, फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया। तो ये फील्ड फ्लक्स यहाँ बन गया, ऐसे 4 पोल का अगर है तो ऐसा बनता है, ये इस प्रकार से यहाँ पे ये फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो गया बस, और इसका कोई काम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो करंट होती है कम जाती है, पतले तार की बनाते हैं, बहुत मोटे तार की नहीं होती है। कॉपर की वाइंडिंग होती है पतले तार की। इसका काम है केवल रिक्वायर्ड फील्ड फ्लक्स जो है प्रोड्यूस कर देना,
फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो करंट जो आई होती है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इट इज लेस। वायर जो यूज होते हैं थिन पतले तार यूज करते हैं, मोटे तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ बहुत हैवी करंट नहीं जाती है, यहाँ पावर डेवलप नहीं करना है हमको। तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, उसको हम लोग ये डिनोट कर रहे हैं। फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई देखिए ये दी जा रही है, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई सेपरेट प्लस माइनस, ये सप्लाई वोल्टेज है मान लीजिए VF, ये फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई है। ये देखिए यहाँ पे फील्ड फील्ड ये है, फील्ड पोल पे फील्ड वाइंडिंग की गई है, तो ये है फील्ड। इसके दो सिरे हैं फील्ड वाइंडिंग के, एक सिरा प्लस है मान लीजिए, दूसरा सिरा माइनस है। VF, ये VF यही है, ये फील्ड वोल्टेज है, ये सेपरेट होता है। और ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे डीसी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज की नहीं, 10-20 वोल्ट मुश्किल से। इसके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पतले तार की बनती है, ये हम बता चुके हैं, थिन होती है, बहुत हैवी करंट भी नहीं होती है, IF इज़ नॉट वेरी हाई। फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाती है बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का देखिए सिंबल, फील्ड वाइंडिंग को ऐसे सिंबल बनाते हैं, फील्ड वाइंडिंग के लिए बना दिया ये ऐसे, उसकी सप्लाई देखिए दिखाया गया है सेपरेट। ये आर्मेचर है, आर्मेचर में क्या होता है हमने बताया था, बैक EMF होता है, उसका डायरेक्शन देखिए ऐसे होता है। बैक EMF के अलावा होता है आर्मेचर में रेजिस्टेंस, ये RA, ये हमने सप्लाई वोल्टेज दिया V, ये मोटर बनता है इस वोल्टेज के लिए, लोड बनता है, इट इज लोड फॉर दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज के लिए लोड है। तो यहाँ पे अगर आप KVL लगाएंगे इस लूप में, आर्मेचर लूप में, तो वही रिजल्ट मिलेगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाया था परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के लिए। तो यहाँ पे भी वही मिलेगा, V इक्वल टू EB प्लस IARA, ये आर्मेचर वोल्टेज इक्वेशन हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होगी IF वो कितनी होगी, फील्ड वाइंडिंग में करंट होगी IF इक्वल टू V अपान फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है मान लीजिए RF, तो VF अपान RF, VF है अप्लाइड वोल्टेज, ये फील्ड वाइंडिंग की करंट हो गई। तो फील्ड वाइंडिंग कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, मान लीजिए φF फील्ड फ्लक्स, ये समानुपाती होगा IF के। ज़्यादा करंट जाएगी ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, कम करंट जाएगी कम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर हम यहाँ फ्लक्स कंट्रोल करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा सकते हैं, इसके सीरीज में एक रियोस्टेट लगा देंगे RH। तो फील्ड वाइंडिंग के लिए जो फार्मूला हो जाएगा फील्ड करंट के लिए, वो फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा। फील्ड करंट के लिए फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, फील्ड करंट के लिए फार्मूला हो जाएगा IF इक्वल टू VF अपान RF प्लस RH। RF इज कांस्टेंट, VF इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, लेकिन RH कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, RH के मान को बढ़ा करके फील्ड करंट को घटा लेंगे, या RH के मान को घटा करके फील्ड करंट को बढ़ा लेंगे। सो वी हैव द कंट्रोल ओवर फील्ड करंट। तो फील्ड करंट के मान को बढ़ाएंगे फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड करंट के मान को घटाएंगे फील्ड फ्लक्स घटेगा। सो यहाँ पे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में है, तो फील्ड फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं। आर्मेचर के लिए देखिए सप्लाई, आर्मेचर की सप्लाई कहाँ जा रही है, कार्बन ब्रश पे जा रही है, तो आर्मेचर की ये सप्लाई है, आर्मेचर के दो इंड्स हैं प्लस माइनस, तो ये है V, ये तो इसकी सप्लाई सेपरेट है, फील्ड की सप्लाई सेपरेट है। ये सप्लाई वोल्टेज काफ़ी अधिक होता है, ये जनरली 200 वोल्ट DC के आसपास होता है, 200 वोल्ट DC अप्रोक्सीमेटली, और ये होता है लगभग 10 वोल्ट 5 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे, मान लीजिए 10 वोल्ट है DC। सो वी हैव सेपरेट सप्लाई, दोनों के लिए सप्लाई सेपरेट व्यवस्था की जाती है। यहाँ बैटरी हो सकती है छोटी सी, या छोटा सा जनरेटर हो सकता है, या कोई रेक्टिफायर से हम छोटा सप्लाई यहाँ दे सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा करंट नहीं होती है, इसका ऑब्जेक्टिव है केवल फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करना। यहाँ ज़्यादा वोल्टेज की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ ज़्यादा पावर भी जानी होती है मोटर के अंदर, तो ये थोड़ा मोटे तार की भी बनती है वाइंडिंग, और वोल्टेज भी ज़्यादा रहता है। तो ये होता है सेपरेटली एक्साइटेड। इसको सेपरेटली एक्साइटेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड सेपरेट सप्लाई
फील्ड सप्लाई सेपरेट है, आर्मेचर सप्लाई सेपरेट है, इसीलिए बोलते हैं इसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। यहाँ पे टार्क का फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, आघूर्ण, जो बल आघूर्ण हम निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बल आघूर्ण निकाला था, वो हमने बताया था कि फाई आई, ये फार्मूला होता है आघूर्ण का। तो यहाँ जो टार्क डेवलप होगा, यहाँ फाई अगर हम चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं, चाहें तो कांस्टेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जनरली कांस्टेंट रखते हैं अगर, तो यहाँ पे भी ये जनरली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा अगर आर्मेचर करंट ज़्यादा होगी, टार्क कम प्रोड्यूस होगा अगर आर्मेचर करंट कम होगी। बट हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे क्या करेंगे, आरएच के मान को चेंज करके आईएफ को चेंज करेंगे, आईएफ को चेंज करेंगे तो फाई चेंज होगा, फाई एफ चेंज होगा, तो यही फाई है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये फाई जिसको फाई एफ कह रहे हैं, बट इट इज फाई। तो फाई भी चेंज होगा, तो टार्क पे यहाँ हम फाई चेंज कर सकते हैं, बट जनरली करते नहीं हैं। दूसरा होता है, ये सेल्फ एक्साइटेड होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का पहला प्रकार होता है डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। ये सेल्फ एक्साइटेड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आर्मेचर को वही सप्लाई और फील्ड को वही सप्लाई, सेम सप्लाई देते हैं, आर्मेचर को वही सप्लाई फील्ड को भी देते हैं। तो यहाँ दो सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि अभी हमने यहाँ जो डिस्कस किया है, वी नीड टू सोर्स, यहाँ पे दो सोर्स चाहिए, एक सोर्स फील्ड के लिए, दूसरा सोर्स चाहिए आर्मेचर के लिए। बट सेल्फ एक्साइटेड में एक सोर्स चाहिए, वी नीड वन सोर्स। इसी सप्लाई को फील्ड में भी देंगे, उसी सप्लाई को आर्मेचर में भी देंगे। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग होती है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है थिन, पतले तार की बनती है। आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ है। अब आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई हम देंगे, बाहर से जो सप्लाई देंगे, ये फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई देना है। इसको दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे एक ही सप्लाई के साथ में पैरेलल में। कैसे, ऐसे इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अभी जिस वाइंडिंग की हम बात कर रहे थे फील्ड में, देखिए ये इस वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये इसको, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसको दोनों को क्या करेंगे, शंट में जोड़ देंगे। ये वोल्टेज है प्लस, ये वोल्टेज है माइनस। आर्मेचर देखिए उसके टर्मिनल्स A1 A2, फील्ड उसके टर्मिनल्स F1 F2, दोनों को उसी वोल्टेज के साथ में हमने जोड़ दिया है, देखिए शंट में, पैरेलल में। तो इसको बोलते हैं डीसी शंट मोटर। अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग के लिए, यहाँ आर्मेचर सर्किट के लिए अगर लगाएंगे केवीएल, तो वही मिलेगा जो पहले मिला था, V इक्वल टू EB प्लस IA वही समीकरण। आर्मेचर करंट यहाँ जो जाएगी वो होगी V माइनस EB अपान RA, ये यहाँ पे। अब यहाँ जो करंट जा रही है सप्लाई से, कुछ करंट चली जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग में, इतनी करंट चली जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग में, और हमको फील्ड में भी सप्लाई जो है पैरेलल में हमने जोड़ा है। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में कितनी करंट जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी V अपान, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है RSH, इसको RSH ना बोल करके RF कह लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फील्ड रेजिस्टेंस RF। तो फील्ड में जो करंट जाएगा इतना जाएगा फील्ड वाइंडिंग में, V अपान RF। V दोनों का सेम है, लगभग 200 वोल्ट DC होता है, 200 वोल्ट DC। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड करंट, बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं होती है, इसको भी IF कह लीजिए, IF। फील्ड करंट का मान भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, अप्लाइड वोल्टेज काफ़ी अधिक है। हमको फील्ड में बहुत ज़्यादा करंट नहीं ले जानी है, क्योंकि फील्ड में हम फेरे बहुत ज़्यादा लपेट लेते हैं। शंट मोटर में फेरे बहुत ज़्यादा होते हैं और थिक की जगह थिन होते हैं, पतले तार के। यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था, मोर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ होंगे, मोर टर्न्स, फेरे ज़्यादा होते हैं शंट मोटर के फील्ड वाइंडिंग में, और पतले तार का होता है, पतले तार, थिन वायर। तो रेजिस्टेंस जो है इसका ज़्यादा होता है, R इज मोर।
ज़्यादा प्रतिरोध वाली कुंडली होती है ये शंट मोटर की, लगभग फ्यू हंड्रेड ओम। और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है? लेस देन 1 ओम, लेस देन 1 ओम। बहुत बड़ी मोटर होगी 0.5 ओम, छोटी मोटर होगी 0.8 ओम या 1 ओम, ऐसे इस तरह से। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी 800 ओम, 900 ओम, 1000 ओम, इस तरह से होता है। तो पतले तार की होती है, फेरे ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए उसी की हम बात यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग में करंट है V/RF है, तो फील्ड फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा फाई एफ वो प्रोपोर्शनल होगा IF। फील्ड करंट ज़्यादा होगी, फील्ड फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फील्ड करंट कम होगी, फील्ड फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा। तो शंट मोटर में देखिए क्या है कि अगर ये देखिए IF और IA ये दोनों कहाँ से आ रही हैं? ये दोनों सोर्स से ही आ रही हैं। तो सोर्स से जो कुल करंट ड्रा किया जाएगा वो कितना ड्रा किया जाएगा? आर्मेचर करंट जो जाएगी और फील्ड करंट जो जाएगी दोनों का सम, और इसको बोलते हैं लोड करंट। क्यों? क्योंकि ये मोटर लोड है इस पे, सोर्स पे, तो मोटर कुल कितनी करंट ड्रा करेगी वही लोड करंट कहलाएगा। तो मोटर कुल करंट कितनी ड्रा कर रहा है? मोटर कुल करंट ड्रा कर रहा है IL, इसी को बोलते हैं लोड करंट। अब यही IL जो है जा रहा है तो दो कार्यों में ये लग रहा है, कुछ ये IL का भाग आर्मेचर में जा रहा है, कुछ इसी IL का भाग फील्ड में जा रहा है। दोनों करंट का जो सम होगा, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट का जो सम होगा वो लोड करंट कहलाएगा। और ये सोर्स से ही लिया जाएगा लोड करंट। तो ये लोड है सोर्स के ऊपर, ये DC सोर्स होगा, जनरेटर या जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट हो सकता है। तो ये सोर्स जो है इसके ऊपर ये मोटर लोड है, तो ये लोड में जो कुल करंट जा रही है कितना? IA प्लस IF। ये अब इस मोटर में हमने लगाया ये, तो यहाँ पे जो टार्क होगा, आर्मेचर टार्क हमने अभी फार्मूला कई बार डिस्कस किया है, तो K फाई इंटू IA होता है। तो यहाँ पे शंट मोटर में ये जो फाई होता है लगभग कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि हमने सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट दिया है और फील्ड का जो रेजिस्टेंस है RF वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो करंट होगी IF वो होगी V/RF। V इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट है, RF इज आल्सो कांस्टेंट। सो जो फील्ड वाइंडिंग की जो करंट होगी IF ये भी कांस्टेंट होती है। अगर फील्ड करंट कांस्टेंट होती है तो फील्ड द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फाई एफ ये भी कांस्टेंट होता है। इसलिए इस मोटर पे अगर लोड बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? आर्मेचर करंट बढ़ेगी, आर्मेचर करंट बढ़ेगी लेकिन फील्ड करंट पर नहीं बढ़ेगी, फील्ड करंट उतनी ही रहेगी। तो लोड बढ़ाने और घटाने से यहाँ पे फील्ड फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए शंट मोटर जो होता है इसमें फील्ड कांस्टेंट रहता है। परमानेंट मैग्नेट DC मोटर होता है उसमें भी फील्ड कांस्टेंट रहता है। सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर होता है उसमें भी फील्ड कांस्टेंट रहता है। यहाँ हाँ, हालांकि हम फील्ड चेंज कर सकते हैं लेकिन लोड बढ़ाने घटाने से फील्ड चेंज नहीं होगा। लोड कम करेंगे आर्मेचर करंट कम हो जाएगी, लोड बढ़ाएंगे आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी। तो लोड का प्रभाव, लोड बढ़ाने घटाने का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा, आर्मेचर करंट पे। इस पे नहीं पड़ेगा, IF पे नहीं पड़ेगा। फील्ड करंट लगभग उतनी ही रहती है। अगर आर्मेचर रिएक्शन को हम यहाँ कंसीडर ना करें तो फील्ड करंट जो है जनरली कांस्टेंट रहती है और फील्ड फ्लक्स भी कांस्टेंट रहता है। इसलिए मोटर जो है इस पे लोड बढ़ाने घटाने से ज़्यादा प्रभाव फील्ड पे नहीं पड़ता है, फ्लक्स पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे फाई जो है कांस्टेंट होता है यहाँ भी। इसलिए शंट मोटर में जो टार्क होता है वो भी प्रोपोर्शनल होता है IA के। आर्मेचर करंट को लीनियरली जिस तरह से बढ़ाएंगे टार्क वैसे ही लीनियरली बढ़ेगा उसी अनुपात में। हालांकि यहाँ भी फील्ड फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे सेपरेटली एक्साइटेड में हमने किया था। कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक रियोस्टेट। यहाँ पे अगर एक रियोस्टेट लगा देंगे तो क्या होगा? दिस इज IF। यहाँ पे सीरीज में, फील्ड के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दीजिए ऐसे, तो क्या होगा? यहाँ पे रियोस्टेट लगा देंगे, इसका मान है मान लीजिए RSH। तो क्या हो जाएगा? फील्ड करंट का फार्मूला हो जाएगा V/RF प्लस RSH।
अब क्या है, V कांस्टेंट है, अप्लाइड वोल्टेज ये कांस्टेंट है, RAF कांस्टेंट है, लेकिन RASH कांस्टेंट नहीं है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे तो फील्ड करंट चेंज होगी, फील्ड करंट चेंज होगी तो फील्ड फ्लक्स भी चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे हम फील्ड फ्लक्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं सिंपल एक रियोस्टेट लगा करके। बट जब तक हम जानबूझ के नहीं चेंज करेंगे, डेलिबरेटली ये चेंज नहीं होगा, सो इन प्रैक्टिस इट इज जनरली कांस्टेंट, फाई जनरली कांस्टेंट। तो ये होता है डीसी शंट मोटर, ये लगभग कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड में वेरिएशन नहीं होता है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर भी जनरली कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर भी जनरली कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, क्योंकि वहाँ पे लोड बढ़ाने घटाने से फ्लक्स पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्लक्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है इनके बीच में। दूसरा मोटर होता है डीसी सीरीज मोटर, इसके बारे में बात करते हैं। डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, ये सेल्फ एक्साइटेड ये भी है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के हमने बताया था 3 प्रकार होते हैं। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के 3 प्रकार होते हैं, तो ये दूसरा है। ये मान लीजिए अगर शंट मोटर को हमने कहा था, क्या कहा था, शंट मोटर को अगर हमने कहा था फर्स्ट, तो ये है मान लीजिए सेकंड, ये सेकंड प्रकार है सेल्फ एक्साइटेड का। इसमें देखिए यहाँ भी फील्ड वाइंडिंग होती है और वही सप्लाई देते हैं फील्ड पे, वही सप्लाई देते हैं आर्मेचर पे, सेम। बट यहाँ क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ में सीरीज में जोड़ते हैं। जो सप्लाई देंगे आर्मेचर को वही सप्लाई फील्ड को भी, लेकिन यहाँ ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सप्लाई देखिए जा रही है, ये सप्लाई गई फील्ड में, यहाँ से इसमें करंट फ्लो करेगी, इसमें करंट फ्लो करेगी, वही सप्लाई इधर आ जाएगी, ये फील्ड वाइंडिंग है। अब वो सप्लाई फिर यहाँ से होने के बाद में आ जाएगी कम्यूटेटर पे, कार्बन ब्रश से होते हुए कम्यूटेटर पे हो जाएगी, कम्यूटेटर से जाएगी इसमें वाइंडिंग में फ्लो करेगी, वही करंट वाइंडिंग में फ्लो करने के बाद निकलेगी फिर दूसरे कार्बन ब्रश से, फिर बाहर हो जाएगी। इस तरह से ये पाथ है। तो इसका अर्थ है कि सेम करंट होगी सभी में, सेम करंट। सीरीज मोटर में सेम करंट फ्लो करती है, आर्मेचर में भी वही करंट फील्ड में, दोनों में सेम करंट बहती है। इसलिए सीरीज मोटर में हमको बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि लोड बढ़ाएंगे, जैसे ही मोटर पे लोड बढ़ाएंगे वैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ेगी। आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो वही करंट जा रही है फील्ड में, फील्ड और आर्मेचर करंट सेम है, तो इसलिए लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो ये करंट फील्ड करंट भी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है मोटे तार की होती है, थिक वायर। मोटे तार की क्यों होती है, क्योंकि आर्मेचर के सीरीज में है, इसलिए आर्मेचर में जितनी करंट जाती है, हैवी करंट जाती है जनरली आर्मेचर में, क्योंकि उसको पावर डेवलप करना है। आर्मेचर को क्या करना है, पावर डेवलप करना है, तो इसमें मोर करंट जाती है, मोर करंट, ज़्यादा करंट जाती है आर्मेचर में, इसलिए फील्ड में भी ज़्यादा करंट जाएगी, क्योंकि फील्ड सीरीज में जुड़ा है। इसलिए इतना हैवी करंट को हैंडल करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए, तो इसलिए मोटे तार का बनाते हैं, नहीं अन्यथा ये क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग जल जाएगी। मोटे तार का बनाने का एक रीजन और भी है कि हमको इसका रेजिस्टेंस जो है लेस रखना है, कम क्यों रखना है, क्योंकि पावर लॉस हो जाएगा। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो पावर लॉस होगा, क्योंकि यहाँ से हैवी करंट जा रही है, फील्ड वाइंडिंग से करंट जा रही है, हैवी करंट जाएगा तो क्या होगा, I²R लॉस होगा। सो इफ रेजिस्टेंस इज मोर देन लॉस इज मोर, तो इसीलिए फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखते हैं। तो क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग कैसे बनाते हैं सीरीज मोटर का फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं थिक वायर एंड लेस टर्न्स, फेरे कम रखते हैं। फेरे कम इसलिए भी जरूरत पड़ती है कि करंट अधिक होती है तो ज़्यादा टर्न लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। करंट इज मोर सो MMF वो होता है NI। इफ करंट इज मोर, जो नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड इज लेस फॉर सेम MMF, तो कम फेरे की जरूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज मोटर में फेरे कम लपेटते हैं, लेस टर्न्स, ये हमने अभी डिस्कस किया है। और थिक वायर मोटे तार, कम फेरे, रेजिस्टेंस कम रखते हैं इस वाइंडिंग का, लेस रेजिस्टेंस, जिससे कि लॉस कम हो, वोल्टेज ड्रॉप कम हो। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, लॉस हो जाएगा पावर, इसलिए हम यहाँ पे ये सब करते हैं। तो ये है सीरीज मोटर।
सीरीज मोटर में देखिए, ये सीरीज मोटर है, सपोज ये देखिए सप्लाई वोल्टेज दिया V। अब देखिए यहाँ पे जो करंट जा रही है IL, उसको कहेंगे लोड करंट। हमने बताया सप्लाई से जो ड्रा होगी करंट उसको कहेंगे लोड करंट। तो लोड है, मोटर क्या है, मोटर लोड है इस सोर्स के ऊपर, तो वो लोड करंट जो है वो क्या होगी, मोटर जो टोटल करंट ड्रा करेगी सप्लाई से उसको बोलेंगे लोड करंट, टोटल करंट ड्रॉन बाय दी मोटर। अब ये करंट जा रही है, वही करंट जा रही है ये फील्ड में, ये सीरीज में जुड़ा है फील्ड जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वही करंट जाएगी आगे आर्मेचर में, सेम करंट। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे वोल्टेज इक्वेशन तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू EB, ये बैक EMF प्लस, इस बार दो जगह ड्रॉप होगा, एक ड्रॉप होगा IaRa ड्रॉप होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस में, दूसरा ये ड्रॉप होगा सीरीज फील्ड में ये। तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू EB प्लस IA को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा RA प्लस R सीरीज। तो ये देखिए सीरीज मोटर के लिए वोल्टेज इक्वेशन ये हो जाता है ये। तो ड्रॉप यहाँ दो जगह होगा, एक सीरीज फील्ड में होगा ड्रॉप, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग में होगा ड्रॉप। इसलिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ढेर सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और पावर लॉस भी होगी। आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो कम होता ही है, सीरीज मोटर के जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका भी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। So we should try to keep this resistance RAC as less as possible because this resistance RAC is connected in series with armature. So there is voltage drop, पहला तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा अगर ये रेजिस्टेंस अधिक होगा तो पावर लॉस होगी, पावर लॉस परमानेंट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे जब मोटर पे तो आर्मेचर करंट बढ़ती है, हम बताए हैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन वी इंक्रीज द लोड, लोड बढ़ाने से क्या बढ़ता है, आर्मेचर करंट मोटर की बढ़ती है, आर्मेचर वाइंडिंग ज्यादा करंट ड्रा करेगी सप्लाई से, क्योंकि जैसे ही आप इस पे लोड बढ़ाएंगे इसको जो टार्क रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो ज्यादा पावर आर्मेचर में पैदा होना चाहिए, पावर ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो पावर ज्यादा कब होगा, जब आर्मेचर में ज्यादा करंट जाएगी, आर्मेचर ज्यादा करंट जाएगी तो यहाँ ड्रॉप जो है आईए बढ़ेगा, तो आईए के कारण जो ड्रॉप होगा वो बढ़ेगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। दूसरा पावर लॉस भी होगा I स्क्वायर R, IA स्क्वायर इंटू R सीरीज। इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम रखते हैं, मोटे तार का बनाते हैं, फेरे कम लपेटते हैं, ये सब सीरीज मोटर में ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे जो लोड करंट होती है वही फील्ड करंट होती है और वही करंट आर्मेचर में भी जाती है। ये रिलेशन यहाँ याद रखिएगा, तीनों करंट सेम होती हैं यहाँ पे सीरीज मोटर में। और सीरीज मोटर में एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो लोड बढ़ाते हैं, लोड मोटर पे लोड बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ती है, आर्मेचर करंट बढ़ती है तो वो फील्ड करंट भी बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे जो IF है इट इज नॉट कांस्टेंट, तो फाई जो है यहाँ इट इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है फील्ड फ्लक्स, कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि मोटर पे लोड बढ़ता घटता रहता है, मोटर पे कभी लोड ज्यादा, मोटर पे लोड कभी कम। तो लोड ज्यादा तो आर्मेचर करंट ज्यादा, लोड कम तो आर्मेचर करंट कम, लोड ज्यादा तो आर्मेचर करंट ज्यादा, फील्ड करंट ज्यादा, फील्ड करंट ज्यादा तो फील्ड फ्लक्स ज्यादा। लोड कम हुआ तो आर्मेचर करंट कम हुई, आर्मेचर करंट कम हुई तो फील्ड करंट कम हुई, फील्ड करंट कम हुई तो फील्ड फ्लक्स भी कम हुआ। सो फील्ड फ्लक्स हेयर इज नॉट कांस्टेंट, फाई इज नॉट कांस्टेंट। इसलिए इस मोटर की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड जो होती है इस मोटर की इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है इस मोटर की स्पीड लोड के हिसाब से। लोड बढ़ने घटने से इस मोटर की स्पीड परिवर्तित होती रहती है। जबकि हम डिस्कस कर चुके हैं शंट मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर और परमानेंट मैग्नेट मोटर, उनका जो है स्पीड जनरली कांस्टेंट रहता है, वहाँ फ्लक्स भी जनरली कांस्टेंट रहता है। फाई जनरली कांस्टेंट देयर, यहाँ फाई कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए सीरीज मोटर बोलते हैं। यहाँ पे टार्क बहुत हाई होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शंट मोटर की तुलना में बहुत हैवी टार्क होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटर टार्क डेवलप करती है। टार्क इज हेयर प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, इसके बारे में कभी बात करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
टार्क प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे कभी, फिलहाल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि टार्क होता है कि फाई आई ए, और फाई जो यहाँ होता है फाई इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, क्योंकि फाई जो है वो आई एफ पे डिपेंड करता है और आई एफ जो है आई ए के बराबर है। तो यहाँ फाई जो हो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए रख देंगे तो यहाँ टार्क प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो जाता है। तो इसलिए इस मोटर में बहुत हैवी टार्क डेवलप होता है सीरीज मोटर में। तो ये होता है डीसी सीरीज मोटर। तीसरा होता है कंपाउंड मोटर। यहाँ कंपाउंड मोटर में गौर से देखिए, ये पोल हैं, 1 पोल, 2 पोल, दिस इज 3 पोल, दिस इज 4 पोल। हमने बताया आर्मेचर सेम रहता है, फर्क क्या रहता है, पोल में रहता है, फील्ड में। यहाँ फील्ड पे 2 वाइंडिंग की गई हैं। एक वाइंडिंग देखिए पतले तार की है, थिन थिन, दूसरी वाइंडिंग है मोटे तार की है, थिक। तो यहाँ सभी पोलों पर, जितने भी पोल होते हैं उन पे 2 वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग्स। एक वाइंडिंग जो होती है उसको जो लगा देते हैं शंट में, दूसरी वाइंडिंग को लगा देते हैं सीरीज में, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में फील्ड पे 2 वाइंडिंग्स होती हैं, फील्ड पोल्स पे। एक वाइंडिंग जो होती है थिक होती है, थिन होती है, देखिए थिन पतली, इसको शंट में लगाते हैं। शंट वाइंडिंग जो होती है पतली होती है। दूसरा होती है थिक, इसको सीरीज में लगा देते हैं, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं। तो ये थिक वाइंडिंग होती है, इसमें फेरे कम रहते हैं, लेस टर्न्स, लेस रेजिस्टेंस, प्रतिरोध भी कम रहता है। इसमें मोर टर्न्स, फेरे ज्यादा रहते हैं, और मोर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, इनका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। ये होता है कंपाउंड मोटर में 2 फील्ड वाइंडिंग्स, एक शंट में और एक सीरीज में। देखिए इसको और डिटेल में समझते हैं। सीरीज, शंट, ये देखिए ये पोल है, 2 पोल है, 2 पोल के लिए कंपाउंड मोटर बनाई गई है, नॉर्थ साउथ। तो ये यहाँ जो वाइंडिंग की गई है ये मोटा, थिक, फेरे भी देखिए कम है, लेस टर्न्स, फेरे कम, लेस रेजिस्टेंस, कम प्रतिरोध होता है इनका। ये विशेषता होती है कंपाउंड मोटर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। ये देखिए एक ही पोल पे 2 वाइंडिंग की गई है, 1 पोल 2 वाइंडिंग्स। एक वाइंडिंग है ये, दूसरी वाइंडिंग ये है शंट, इसमें मोर टर्न्स, फेरे ज्यादा, थिन पतले तार की होती हैं, और रेजिस्टेंस जो है मोर रेजिस्टेंस। अब ऐसा क्यों बनाते हैं, ऐसा बनाने का रीजन देखिए, सीरीज फील्ड है, सीरीज वाइंडिंग है तो क्या होगा, आर्मेचर करंट जो जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा करंट जाती है, मोर करंट। अगर मोटे तार की नहीं होगी, पतले तार की होगी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा, पावर लॉस होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। इसलिए ऐसा हम करते हैं, मोटे तार का बनाते हैं, फेरे कम लपेटते हैं जिससे प्रतिरोध कम रहे, सीरीज में रहेगा, आर्मेचर की करंट इसी में जाएगी सभी, तो इसमें पावर लॉस अधिक होगा, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, इसीलिए हम मोटे तार का बनाते हैं, फेरों की संख्या कम रखते हैं। ये थिन वायर का क्यों रहता है, ये पैरेलल में लगाते हैं, इसको आर्मेचर के शंट में लगाते हैं, बहुत हाईवी वोल्टेज देते हैं, बहुत ज़्यादा करंट की हमको वहाँ ज़रूरत है नहीं, केवल फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, इसीलिए ज़्यादा फेरे लपेटेंगे, प्रतिरोध ज़्यादा रखेंगे, जिससे कि उधर ज़्यादा करंट ना चली जाए। तो इस वजह से हम ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे कि उधर ज़्यादा करंट ना जाए, उतनी ही करंट जाए जितना फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यक है। ये यहाँ दो फील्ड हैं, एक शंट और एक सीरीज, 2 वाइंडिंग्स होती हैं पोल पे, एक शंट में और एक सीरीज में। तो देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये है प्लस माइनस, अप्लाइड वोल्टेज दिया V, आर्मेचर का समीकरण लिखेंगे तो वही समीकरण मिलेगा जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मिला था। लेकिन कंपाउंड मोटर भी 2 प्रकार की होती हैं, इनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। कंपाउंड मोटर 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है पहला क्यूमुलेटिव कंपाउंड, दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। क्या होता है, डिफरेंशियल।
क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि दो फील्ड होते हैं, दो फील्ड हैं यहाँ पे। एक फील्ड है देखिए संट फाई एस एच, दूसरा फील्ड है फाई सीरीज। अगर दोनों फील्ड जो हैं, दोनों फील्ड वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर जुड़ जाएं, फाई एस एच प्लस फाई सीरीज ऐसा हो जाए तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड। देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय शंट कॉइल, the magnetic field produced by shunt coil phi SH and the magnetic field produced by series coil phi series, they are additive, वो जुड़ जाते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है, देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड में शंट फील्ड जो है वो और सीरीज फील्ड जो है वो जुड़ता नहीं है, बल्कि शंट फील्ड जो है वो क्या होता है, सीरीज फील्ड में से घट जाता है, कम हो जाता है। फाई सीरीज माइनस फाई शंट, जनरली सीरीज फील्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि इसमें करंट बहुत हैवी होती है, करंट इज वेरी हाई, सो जनरली दिस फील्ड इज वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पे घट जाता है, दोनों फील्ड जो है सपोर्टिव नहीं है, घट जाएगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। सो रिजल्टेंट फील्ड इज फाई सीरीज माइनस फाई शंट, ये होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। दोनों का नेचर अलग होगा क्योंकि एक में जुड़ रहा है फील्ड और दूसरे में घट रहा है फील्ड। जनरली ये मोटर कम यूज करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कम यूज करते हैं, ज़्यादातर कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड यूज करते हैं। अब कंपाउंड मोटर की जो नेचर होता है, इसमें दोनों फील्ड होते हैं, शंट फील्ड होता है और सीरीज फील्ड भी होता है, सीरीज फील्ड, दोनों फील्ड होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों के गुण आ जाते हैं, इसीलिए इसको कंपाउंड मोटर कहते हैं। अगर शंट फील्ड स्ट्रांग है, इफ शंट फील्ड इज स्ट्रांगर, अगर ये फील्ड स्ट्रांग है तो ये मोटर क्या करेगा, इसके गुण ज्यादा ले लेगा, शंट मोटर के गुण ज्यादा ले लेगा। अगर सीरीज फील्ड स्ट्रांग है तो ये मोटर सीरीज मोटर के ज्यादा गुण ले लेगा। तो शंट मोटर और सीरीज मोटर के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो कंपाउंड मोटर बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपाउंड मोटर हम बनाते हैं इसलिए कि हम शंट मोटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो अच्छी हैं उनको ले लें और सीरीज मोटर की जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी ले लें। तो दोनों के जो अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हम उनका यूज करना चाहते हैं, इसीलिए बनाते हैं कंपाउंड मोटर्स। तो शंट फील्ड को कब स्ट्रांग करेंगे, जब शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक हमको डिजायरेबल होगा। सीरीज फील्ड कब स्ट्रांग करेंगे, जब हमको सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक जो ज्यादा डिजायरेबल होगा। जैसे इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है शंट मोटर का कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है शंट मोटर का। ये मोटर जनरली कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, लोड बढ़ाने घटाने से ज्यादा प्रभाव स्पीड पे नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब कांस्टेंट स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो शंट फील्ड को हम स्ट्रांग कर लेंगे इस कंपाउंड मोटर में। सीरीज मोटर में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है सबसे अच्छी, इसका जो टार्क होता है बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड टार्क, वेरी गुड टार्क, बहुत अच्छा टार्क होता है। तो बहुत हमको हैवी टार्क की जब रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, हम सीरीज फील्ड को स्ट्रांग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों को स्ट्रांग कर सकते हैं, इसके सीरीज में रियोस्टेट लगा के या इसके सीरीज में रियोस्टेट लगा के। तो ये कंपाउंड मोटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड ये दो प्रकार के होते हैं मोटर। तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक शंट मोटर और सीरीज मोटर दोनों के गुण यहाँ आ जाते हैं। किस प्रोपोर्शन में आएंगे ये डिपेंड करेगा, शंट फील्ड स्ट्रांग है या सीरीज फील्ड स्ट्रांग है। शंट फील्ड इज स्ट्रांग देन दिस मोटर keeps characteristic of shunt motor more, and if series field is strong then this motor keeps characteristic of series motor more। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो हम उसको कर लेंगे फील्ड चेंज करके उसके अकॉर्डिंग। अब ये कंपाउंड मोटर एक क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल के साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप हम यहाँ पे ये लगाएंगे जो अभी केवीएल लगाया था हमने, तो इसका केवीएल जो यहाँ आर्मेचर का आएगा लगभग वैसा ही आएगा, लेकिन उसमें बदलाव आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि ये जो सीरीज फील्ड है कैसे जुड़ा है। एक ऑप्शन है कि यहाँ जोड़ सकते हैं सीरीज फील्ड को, इस तरह जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट
कब बोलते हैं? जब सीरीज फील्ड को ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ जोड़ा गया है। इस केस में देखिए लोड करंट जो जा रही है ये विभाजित हो रही है दो जगह, एक जा रही है आर्मेचर में, दूसरा जा रही है शंट में। ये तो यहाँ पे जो फील्ड करंट होगी IF वो होगी IA इसके बराबर, ये तो ये लॉन्ग शंट कहलाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग आएगी। दूसरा फील्ड को जोड़ने का एक तरीका और है, उसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। जैसे कि ये हमने देखिए जोड़ा था प्लस माइनस B, ये था सीरीज फील्ड था R सीरीज, ये था R शंट, ये था I शंट, ये है आर्मेचर करंट, ये क्या है? ये है फील्ड करंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल करंट मोटर ड्रा करेगा उसको कहेंगे लोड करंट। तो यहाँ पे जो लोड करंट है कितनी है? वो है IF के बराबर। पहले बार में लोड करंट कितनी थी? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लोड करंट कितनी थी? यहाँ पे लोड करंट थी IA प्लस ISH, या यहाँ पे कह सकते हैं लोड करंट कितनी थी? IF प्लस I शंट। ये IF जो है ये फील्ड करंट है, या I सीरीज कह सकते हैं, I सीरीज, ये I सीरीज, ISE सीरीज फील्ड का करंट है, I सीरीज, इसको ऐसे लिख लीजिए, सीरीज फील्ड ISE इक्वल टू IA। तो यहाँ पे लोड करंट कितनी हो जाएगी? ISE प्लस I शंट, ये। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? लॉन्ग शंट में लोड करंट जो है वो I सीरीज फील्ड के जो करंट है उसके बराबर है। और ये जो लोड करंट है ये किसके बराबर है? ये I शंट में जो करंट जा रही है उसके, और आर्मेचर करंट जो जा रही है उसके, दोनों के बराबर, सम के बराबर। IL इक्वल टू IA प्लस ISH, ये दिस करंट प्लस दिस करंट इक्वल टू IL, या इक्वल टू ISE, इसको ISE कह सकते हैं, सीरीज फील्ड की करंट। ये तो ये देखिए यहाँ पे रिलेशन अलग है, इसलिए इसका व्यवहार अलग होगा। शॉर्ट शंट का व्यवहार अलग होगा। लॉन्ग शंट में देखिए क्या था? लॉन्ग शंट में ये था प्लस माइनस B, ये है R सीरीज, ये है IA, ये है ISH शंट, ये है R शंट या RF कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए IL जो है, यहाँ पे IL जो है RAC नहीं है या IA नहीं है, यहाँ पे अलग अलग रिलेशन है। यहाँ पे IL इक्वल टू कितना है? ISH प्लस ISE, या यहाँ पे IL इक्वल टू है ISH प्लस IA। तो यहाँ पे लोड करंट जो है वो उसका फील्ड के साथ में अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे लोड करंट जो है उसका फील्ड के साथ अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ देखिए सीरीज फील्ड में वही करंट जा रही है लॉन्ग शंट में जो आर्मेचर में जा रही है। शॉर्ट शंट में ऐसा नहीं है। शॉर्ट शंट में सीरीज फील्ड में वो करंट जा रही है जो आर्मेचर में जा रही है प्लस जो शंट फील्ड में जा रही है। इसलिए यहाँ पे जो सीरीज फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे सीरीज फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे सीरीज फील्ड जो होगा वो रिलेटिवली वीकर होगा थोड़ा सा। तो ये होता है लॉन्ग शंट, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग शंट एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट शंट। तो शॉर्ट लॉन्ग शंट इस आधार पर कहते हैं कि शंट जो होता है उसके और आर्मेचर के बीच में अगर ये सीरीज फील्ड हो गया तो इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट, क्योंकि शंट को जो है लंबा दूरी तय करना पड़ रहा है आर्मेचर के साथ जुड़ने में, सो इट इज लॉन्ग शंट। यहाँ देखिए शंट फील्ड जो है इट इज वेरी क्लोज टू आर्मेचर, डिस्टेंस बिटवीन द शंट फील्ड एंड द आर्मेचर इज शॉर्ट, पास है, आर्मेचर के पास है, क्लोज, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। यहाँ देखिए फील्ड जो है सीरीज फील्ड को दूर रखा गया है, शंट फील्ड जो है वो आर्मेचर के कितना शॉर्ट है, क्लोज है, पास, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट, इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। दोनों का नेचर सेम नहीं है, दोनों मोटर अलग अलग बिहेव करेंगी, क्योंकि दोनों के सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट अलग है
और आर्मेचर में जाने वाली करंट जो है दोनों में अलग है। लोड करंट जो जा रही है दोनों में वो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हो रहा है, अलग तरीके से, दोनों में अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है करंट, इसलिए दोनों का नेचर अलग होगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। अब ये जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हैं ये दोनों क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव, और डिफरेंशियल भी हो सकते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड अभी हमने बताया, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। तो शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, ये दोनों प्रकार की मोटर हो सकती हैं। इस प्रकार का भी हो सकता है, ये इस प्रकार का भी हो सकता है। लॉन्ग शंट वाला भी इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो इस तरह से डीसी कंपाउंड मोटर भी ये दो प्रकार की होते हैं, और दोनों ही मोटर दो प्रकार की और हो सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ DC motor. Their nature, their behavior is different because field is different. So field is sometimes constant, sometimes variable, sometimes it depends on the load, sometimes it is not dependent on the load. So their nature is not same, their behavior is not same. So these are the classifications of DC motors. Thank you so much for watching this video. Thank you.